Hello everyone, welcome back to EduTab series. So today in this video we are going to discuss CTET exam that was held in December in the year of 2019, right? तो अभी इसमें हम डिस्कस करेंगे जी पेपर 1 सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज का एंड इट विल हैव बोथ द पार्ट्स, ठीक है? जिनका लैंग्वेज 1 था और जिनका 2 था दोनों डिस्कस करेंगे बट ओनली कंटेंट पार्ट. For pedagogy we will have a different video and for paper 2 also we will have a different video. So let's see, as you know that there are 30 questions all in all if we talk about English. तो वो जो 30 सवाल हैं आपके that we are going to discuss here along with their solutions and explanations to note कि pattern कैसा है हमारे previous year questions का, ताकि जो आगे आपके एग्जाम्स होने उसमें आपको हेल्प मिले बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अब हम और देखते हैं क्या सवाल आए थे. ऑल राइट, तो सबसे पहले हमारे पास आया था जी रीडिंग पैसेज. ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ डायरेक्शंस आपके पास गिवन है. रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो जो क्वेश्चन नंबर्स 91 टू 99 थे जी वो इस पैसेज में से गिवन थे हमें. तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर पूरा पैसेज जो है दे दिया है. एंड फ्रॉम द नेक्स्ट स्लाइड आई विल बी मूविंग ऑन फ्रॉम क्वेश्चन, लाइक क्वेश्चन होगा वहाँ पर और उसके साथ में ही आपको पैसेज में से मैं आपको दिखाऊंगी कि आंसर कहाँ पे है एंड ऑब्वियसली यू विल बी हैविंग द करेक्ट आंसर एज वेल. तो ये रेफरेंस के लिए पूरा पैसेज अवेलेबल है इस स्लाइड में सो दैट यू शुड नो कि पूरा पैसेज क्या था. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 91 था वो पढ़ेंगे. एक सेकेंड, लेट मी ऑन द लेजर पॉइंटर. Yes. So question was, what makes the earth forests of Thorling and Spirang look amazing? ठीक है, तो जैसे कि आपको अप्रोच पता है ऑलरेडी कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं और पैसेज पहले नहीं पढ़ते हैं. ठीक है, फिर आप क्वेश्चन से रेफर करेंगे दोबारा अपने पैसेज को. तो जब हमने ये क्वेश्चन पढ़ा कि जो अर्थ फॉरेस्ट हैं इनके वो इतने सुंदर क्यों लगते हैं, किसकी वजह से लगते हैं, तो हमारे पास चार ऑप्शंस गिवन है, आप देख पा रहे हो. The ruins on the banks of the Satluj, abundance of flora and fauna, cool breeze that makes people feel drowsy, pillars formed by rocks resembling a forest. ठीक है, तो हमने जो हमारा पैराग्राफ नंबर 2 था वहां पे जो इसका आंसर है, जो इसकी लोकेशन है जी, ठीक है, मैं आपको भी हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पर. देखें, यहाँ से आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. फ्रॉम हियर the Langchen Khambap flows down from the red-colored mountains of the Kanglung Kangri Glacier in the Trans-Himalayan region of Tibet. ठीक है, channeling its way through the earth forests of Tholing and Spirang of the Gugi Kingdom. राइट, तो ये हमें यहाँ पे देखने से मिल गया जो कि हमारे क्वेश्चन का ही पार्ट है. ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. These earth forests are full of pillars formed by the rocks that collectively appears like a forest from afar and out of the world landscape. ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी, दैट इज and out of the world landscape. That means out of the world landscape मतलब दुनिया से परे. तो मतलब कि बहुत ज्यादा क्या अमेजिंग, दुनिया से परे वही चीज होती है जो बहुत सुंदर हो, बहुत अमेजिंग हो. तो किसकी वजह से अमेजिंग हो रही है? वो अमेजिंग हो रही है जो पिलर्स बने थे जी रॉक्स की वजह से. ठीक है, और जिसकी वजह से क्या लगता है, दूर से ही वो फॉरेस्ट दिखता है. सो दैट इज वाई आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 4, पिलर्स फॉर्म्ड बाय रॉक्स रिजेंबलिंग अ फॉरेस्ट. कि वो फॉरेस्ट की तरह दिखता है, क्यों? क्योंकि वो पिलर्स इतने सुंदर हैं जिसकी वजह से जो अर्थ फॉरेस्ट है थॉलिंग और स्पिरांग के, वो क्या लगते हैं आपको? अमेजिंग लगते हैं. तो आंसर क्या है जी आपका? ऑप्शन नंबर 4 एंड इट वाज सिचुएटेड इन पैरा 2 लाइन नंबर 6. ठीक है, जो कि मैंने आपको इसमें ऑलरेडी ढूंढ कर बता दिया. तो जैसे कि हमने भी ढूंढा है तो प्लीज नोट कि पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन पे जाएं, अपने क्वेश्चन को एक बारी रीड करें. ठीक है, ऑप्शंस के तरफ गो थ्रू करें और फिर उसके बाद आप वापस पैसेज में जाके इंपॉर्टेंट जो की वर्ड्स हैं उनको फिल आउट करें. ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू यू विल बी वेरी मच, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द आंसर एंड फाइनली व्हेन यू कैन फाइंड द आंसर यू कैन मार्क इट. राइट, तो चलिए, सो इसका आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 4. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है हमें.
लैंगचिन कबाब इज अ बून फॉर द नॉर्थ ऑफ इंडिया बिकॉज बून का मतलब क्या होता है जी? बून का मतलब होता है फायदा। ठीक है, सो आई एम मार्किंग हियर पॉजिटिव। पॉजिटिव इज लाइक कोई बेनिफिट हो रहा है आपको, दैट इज बून, राइट। तो पूछ रहे हैं कि जो लैंगचन कबाब है वो बून था नॉर्थ इंडिया के लिए, क्यों? अब जो इसका आंसर अवेलेबल है दैट इज इन पैरा 4, जो कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। तो पैरा 4 में देखते हैं क्या लिखा है। इट इज 1448 kilometers in length, making it the longest among the 5 rivers of Punjab. ठीक है, extensively used for irrigation, important. It is topographically divided into Upper Satluj Basin and Lower Satluj Basin. It leaves the Himachal boundary to enter the plains of Punjab at Bhakra Dam, the second highest gravity dam and a major point of water supply and electricity generation for the north of India. तो जब आपने पढ़ा कि ये पैरा 4 के अंदर है तो फिर ऑब्वियसली आपने ऑप्शंस उसके बाद अब आप देखोगे तो जो आपका आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1. इट इज अ मेजर सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई एंड पावर जनरेशन, राइट। तो ये बाकी सारे ऑप्शंस जो है निगेट हो जाएंगे। आप वैसे पढ़ के एलिमिनेट भी कर सकते हो। अब आप ये बोलोगे कि मैम आपके पास तो आंसर्स आपने पहले ढूंढ लिए हैं तो आप सीधा पैरा 4 में जा रही हैं, तो हम क्या करें? बिल्कुल सही सवाल आ रहा होगा आपके दिमाग में। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जैसे आपको जब जो क्वेश्चंस हैं जब आप स्टार्ट करते हो रीड करने, जैसे आपने ये क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, उसके बाद ना आपने ऑप्शंस भी पढ़ी पहले, तो उसके बाद आप इसमें से कीवर्ड्स निकाल लो और उन कीवर्ड्स को आप फिर पैराग्राफ में देखो कि कौन से पैरा में है, कि 1 में इसकी बात करी है, अच्छा 2 में इसकी बात करी है, 3 में इसकी बात करी है, कि पैराग्राफ वाइज यू शुड नो कि हर पैराग्राफ में मोटी मोटी बात क्या हो रही है। तो पहले आप ओवरऑल उस चीज का जो है एक समरी सा निकाल लो, उसके बाद आप आराम से जो है अपने आंसर तक पहुंच सकते हो, राइट। सो आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं फिर नेक्स्ट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी क्या है फिर हमारे पास। हाँ जी, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। 2 सेंटेंसेस आपके पास गिवन है। कांगड़ी करचोक इज अ होली बुक ऑफ तिब्बतन्स, और दूसरा है जी लैंगचन कबाब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टिवेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स इन हिमाचल प्रदेश। अब मैं यहाँ पर सिर्फ कीवर्ड्स मार्क कर रहा हूँ जिससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा आंसर निकालना। ठीक है, पहला वो ये कह रहा है कि जो कांगड़ी करचोक है वो होली बुक है, किसकी? तिब्बतन्स की। तो ये आपके कीवर्ड्स हैं कि होली बुक कौन सी है, ठीक है। और दूसरा आपको गिवन है कि जो लैंगचन कबाब है उसकी वजह से काफी ज्यादा जो फ्रूट्स हैं हिमाचल प्रदेश में कल्टिवेट होते हैं। नाउ यू हैव टू टेल कि इन दोनों में से ट्रू कौन सा और फॉल्स कौन सा है, ठीक है। तो फिर अब हम जाएंगे जी पैरा नंबर 1 में सबसे पहले, क्योंकि पैरा नंबर 1 जैसे ही शुरू हो रहा था वहीं पे आप पढ़ पाओगे डिस्क्राइब्स द सेक्रेड। सेक्रेड भी होली होता है, ठीक है, उसको ऊपर से भी पढ़ लो। कांगरी करचोक द कैलाश पुराना ऑफ द तिब्बतन्स, describe the sacred elephant mouth river और लैंगचन खम्बाब एज अ लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव रिवर। ठीक है जी, यहाँ तक आपने पढ़ा। एक वर्ड आपके पास आया सेक्रेड, उसके बाद लास्ट में देखो अकॉर्डिंग टू दिस होली बुक। वेरी सिंपल, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है जब आपको ये ही पता लग गया यहाँ पर कि इधर आपको दिया हुआ है जी होली बुक, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो है नाम दे दिया गया था, राइट। तो दैट इज वाई जो आपका ए है इसका मतलब वो तो सही है। तो अब या तो आपके पास ऑप्शन जो बचा वो या तो बचा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, फिर आपके पास बचा ऑप्शन नंबर 3। 2 और 4 तो आपके वैसे ही एलिमिनेट हो गए। तो अब देखते हैं कि 1 आंसर है कि 4 है, वो हमें पता लगेगा जब हम सेकेंड वाले पार्ट को यहाँ पर चेक करेंगे। जो आपका सेकेंड पार्ट है दैट इज इन योर पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है। तो चलो पढ़ें, फिर इसको पढ़ते हैं अभी। ओके, सो जो आपका हमारे पास अगला पैराग्राफ है उसमें देखते हैं क्या है। देन इट स्ट्रीम्स इनटू शिमला, कुल्लू, मंडी एंड बिलासपुर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिच कल्टीवेशन ऑफ grapes, apples and apricots all along its banks। ठीक है जी, तो वेरी सिंपल। अब यहाँ पे भी ये लिखा है कि वेरियस टाइप के जो फ्रूट्स थे हिमाचल प्रदेश में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ भी यही लिखा है, ये जो सारे एरियाज हैं ये हिमाचल के अंदर हैं, ठीक है।
सो दैट इज वाई इसका मतलब ये है कि आपका ए पार्ट भी सही था और बी भी सही है। तो जो आपका आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, राइट। तो इट वॉज एन ईजी क्वेश्चन, आई थिंक समझ में भी आ गया होगा सबको। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर टू द वर्ड जाइंजैटिक एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा 4। तो पैरा 4 में जी हमें एक वर्ड दिया हुआ है जाइंजैटिक, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि बेसिकली आपको इसका क्या बताना है, यहाँ पर आपको इसका सिमिलर बताना है, मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, दैट मीन्स यू हैव टू टेल दी सिनोनिम। तो ऑप्शंस क्या हैं देखो, टेरिफाइंग, हाई, फॉर्मिडेबल या ह्यूज। एक बार इसको पढ़ लो यहाँ से तो आपको इजी हो जाएगा बताना इसका मतलब। सब्सिक्वेंटली द वाटर्स मियांडर थ्रू द जाइंजैटिक किन्नौर कैलाश जॉर्कैंडन रेंज। अब ये रेंज के लिए बोला गया है, ठीक है, एक माउंटेन रेंज के लिए वर्ड यूज किया गया है। जाइंजैटिक का बेसिकली मतलब होता है, जैसे आपको पता है माउंटेन रेंजेस लाइक आर दिस, सो काफी ह्यूज होती हैं, ये काफी विशाल होती हैं, ठीक है। तो जो जाइंजैटिक है जी इसका मतलब होता है विशाल, राइट। तो इस वजह से अब आपको पता लग गया होगा कि आंसर क्या है, वेरी सिंपल। जो आपका आंसर है इसका दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ह्यूज, ठीक है जी। सो जेनजैटिक का मतलब होता है यहाँ पे ह्यूज होता है, टेरिफाइंग होता है डराने वाला, और हाई यहाँ पे सेंस नहीं बन रही है। सो इसलिए आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ह्यूज, राइट। एंड यस, यहाँ पे एक और वर्ड का यूज किया गया है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का मतलब बेसिकली होता है कि थोड़ा फियर टाइप, या फिर आप कह सकते हो कि जो डिफिकल्ट हो डील करने के लिए, सो दैट इज फॉर्मिडेबल। तो वो भी सेंस नहीं बन रही है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? ओके, चलिए इसी पैसेज का जो अगला सवाल है वो पढ़ेंगे अब हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द मोस्ट ऑपोजिट। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड है, मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, ऑपोजिट। दैट मीन्स आपको क्या बताना है, यहाँ पे उल्टा बताना है, एंटोनिम बताना है। किसका वर्ड है जी आपके पास, सेक्रेड। सबको आपको पता है ऑलरेडी कि पैरा 1 में हमने पढ़ा था सेक्रेड, ठीक है। ये रहा वर्ड सेक्रेड का मतलब होता है प्योर, ये सिनोनिम हो गया, तो ये तो नहीं होगा। सेक्रेड का सिनोनिम नोबल, नोबल भी कह सकते हो आपकी अच्छा, ठीक है। मॉरल भी, तो ये तीनों तो आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इसलिए ये तीनों तो होंगे नहीं आंसर्स, ठीक है। तो इसलिए एलिमिनेशन से भी निकल गया ये, और आसान भी था काफी। तो जो आंसर होगा इसका दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अनहोली। अनहोली मतलब होली का ऑपोजिट इज अनहोली, ठीक है जी। तो सेक्रेड और होली आर सिनोनिम्स, सो दैट इज वाई हियर, यहाँ पे देखो आपने होली पढ़ा था, तो इसका जो उल्टा है दैट इज अनहोली, ये रहा। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। याद रहे कि ऑपोजिट था ये, ठीक है, गलती नहीं करनी है, इसको कीवर्ड को मार्क करना है। ओके हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। अब देखो इसमें आपको 4 अलग अलग वो दे रखे हैं, एंड आपको इसमें से ये एरर करना है, फाइंड आउट। दैट मीन्स दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ एरर स्पॉटिंग, ठीक है। चलो फिर देखते हैं। आई एम नॉट इन बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर। देखिए अब इसका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, जिसमें कि बी पार्ट जो है उसमें एरर है। क्यों? क्योंकि जो बी पार्ट है इसके अंदर एक वर्ड यूज किया गया है बेस्ट, ठीक है। अब हमें पता है डिग्री क्या होती है जी, गुड, ठीक है। मैं फर्स्ट वर्ड लिख रही हूँ, बेटर और बेस्ट, ये डिग्री होती है एडजेक्टिव की, ठीक है। तो एडजेक्टिव की ये डिग्री होती है जी गुड, बेटर, बेस्ट। तो हमें पता है कि जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। ये वाला जो बेस्ट है दैट इज योर सुपरलेटिव डिग्री, एंड वी नो कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा क्या यूज होता है आपका आर्टिकल द यूज होता है, एक डेफिनेट आर्टिकल यूज होता है। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम नॉट इन द बेस्ट पोजिशन टू एडवाइज यू इन दिस मैटर, दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ओके आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पढ़ते हैं चलिए। विच पार्ट ऑफ द अंडरलाइंड विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड। अब आपके पास एक सेंटेंस है और उसमें एक वर्ड अंडरलाइन किया गया है, और आपको बताना है ये क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से, ठीक है। ये क्वेश्चन है, यू हैव टू टेल कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है।
आई डोंट नो वाई ही इज सो हॉस्टाइल टू मी। बहुत ही आसान। देखो ही क्या है आपका सबको पता है ये तो ऑलरेडी। ही इज योर प्रोनाउन, इट इज योर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 4। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या गिवन है हमें। हाँ जी, अगला सवाल है लेक अनकॉन्करेबल रेफर्स टू। अब हमें पता है कि ये ऑलरेडी हमें पैरा 1 में गिवन था एक वर्ड लेक अनकॉन्करेबल। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये ऑलरेडी गिवन है आपको पैराग्राफ नंबर 1 में, लेक अनकॉन्करेबल। तो इसमें उन्होंने पूछा है कि जो लेक अनकॉन्करेबल है ये किसको बोला गया है, किस जो कौन सी रिवर या कौन सी लेक को ये हमें बोला गया है यहाँ पर। तो पढ़ते हैं यहाँ से, अगर जरा आप पढ़ना शुरू करो तो आसानी से मिल जाएगा आपको। देखो, खम्बाब एज अ लॉन्ग एंड एक्सटेंसिव रिवर दैट राइजेस फ्रॉम द लेक अनकॉन्करेबल द सोमापन और मानसरोवर। सिंपल उन्होंने बता दिया कि लेक जो अनकॉन्करेबल है वो ये है मानसरोवर। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर क्या है आपका जी, ऑप्शन नंबर 2 है। एंड ये कौन से पैराग्राफ में गिवन था, 1 में। तो अभी तक तो वैसे भी आपने ये पैराग्राफ 1 पढ़ लिया था, तो जब तक आप इस क्वेश्चन में पहुंचोगे आपको ऑलरेडी याद आ जाएगा कि ये मैंने कौन से पैरा में पढ़ा था। और वैसे भी पैराग्राफ्स इतने ज्यादा डेंस और लेंदी नहीं है कि यू कैन नॉट गेट बैक टू देम, राइट। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अकॉर्डिंग टू कांगड़ी करचोक लैंगचन खम्बाब डज नॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड जहाँ पे नॉट है, ठीक है, डज नॉट या इज नॉट, ये नॉट इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसमें से देखना है आपको कि कांगड़ी खर्चोक के हिसाब से जो लंगचन खम्बाब है वो क्या नहीं है या क्या नहीं करता। ठीक है, तो पढ़ते हैं फिर। यहाँ तक आप ऑलरेडी बहुत बारी पढ़ चुके हैं, यहाँ से पढ़ती हूँ मैं। और मानसरोवर दैट फ्लोज फ्रॉम द माउंटेनियस रीजन ऑफ तिब्बत अकॉर्डिंग टू दिस होली बुक दिस कोल्ड रिवर विद इट्स सैंड्स ऑफ गोल्ड सर्कल्स द होली मानसरोवर 7 times before taking its course to the west। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है हैव सैंड्स ऑफ गोल्ड, यहाँ पे भी लिखा है, तो दैट मीन्स ये तो करता है। नॉट लिखा है, ठीक है, नॉट बताना है हमने। सर्कल द मानसरोवर 7 टाइम्स, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, ये भी हमने गलत कर दिया है। अ कोल्ड रिवर, यहाँ पे लिखा भी है कि कोल्ड रिवर है, तो जो आपका आंसर होगा जी दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, फ्लोज वेरी जेंटली थ्रू द हिल्स। इसके बारे में कुछ नहीं करी गई है बात कि किस तरीके से फ्लो करता है वो, तो दैट इज वाई आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, पैरा 1 में था, ये बिल्कुल लास्ट में था, देखा हमने, तो और आसान सवाल था, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए थी। तो आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 3 है। एज यू कैन सी कि कंपैरेटिवली इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है ये। अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन और प्रेजेंस ऑफ माइंड से करेंगे तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, जो नेक्स्ट सेट ऑफ आपके पास क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे पोएम दे रखी है, ठीक है, एंड यू हैव टू रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जो पोएम है यहाँ पे ये है लाइट ब्रिगेड विच इज़ बाय एल्फ्रेड टेनिसन। ठीक है जी, बहुत ही महान पोएट रहे हैं ये अपने टाइम में। तो इन्होंने जो पोएम दी हुई है उसका ये एक्सट्रैक्ट है सिर्फ, पूरी पोएम नहीं है। तो जो पहला क्वेश्चन है तो वो देखते हैं हमारे पास क्या है। द एक्सप्रेशन द वैली ऑफ डेथ, ठीक है, रेफर्स टू, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखी है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन यहाँ पढ़ लिया, तो वैली ऑफ डेथ को यहाँ पे रेफर करो, पोएम में कहाँ लिखा है। हाफ अ लीग, हाफ अ लीग, हाफ अ लीग ऑनवर्ड, ऑल इन द वैली ऑफ डेथ। ठीक है, रोड द 600, तो यहाँ पे दे रखा है आपको वैली ऑफ डेथ। तो काफी जगह दे रखा है, देखो यहाँ पे भी इनटू द वैली ऑफ डेथ। तो फिर अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे ऑप्शंस क्या है हमारे पास। द प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग बरिड, ठीक है, या फिर द इम्पेंडिंग डेथ ऑफ सोल्जर्स, या फिर द हाउस ऑफ डेथ, या फिर अ नाइट मैरिज प्लेस। तो अब इसके अंदर ना नाइट मैरिज होता है कि मतलब डराने वाली खुफिया टाइप वो होता है। तो अब देखो ऑप्शंस जो इसमें हमें कंफ्यूज कर सकते हैं वो दो ही हैं, या तो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2।
कुछ हद तक मुझे आई एम ऑल्सो लिटिल कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता था कि द वैली ऑफ डेथ जो है दैट इज अ प्लेस वेयर द डेड सोल्जर्स आर लाइंग बरिड, बट नो, पहले मैं कंफ्यूज थी जैसे मैंने बताया। तो आंसर ऑप्शन नंबर 1 नहीं है आपका, ठीक है। आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बिकॉज कि अब यहाँ पे देखो आप कि इम्पेंडिंग डेथ, इम्पेंडिंग का ये मतलब होता है कि समथिंग दैट इज अबाउट टू हैपन, ठीक है, जो भी हुआ नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ है कि वो मर गए हैं समथिंग, इट्स लाइक कि अभी ऐसा हो सकता है, आगे होगा, क्योंकि ये एक तरीके से मतलब वॉर टाइम की सिचुएशन है। तो इसलिए आपका जो आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है फिर यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है जी यहाँ पे, नॉट है, अंडरलाइन भी किया हुआ है, और जब भी आप पेपर दें तो ऐसे वर्ड्स का खास से ख्याल रखें, ठीक है जी। द मिलिट्री डिसिप्लिन टीचर्स द सोल्जर्स, की जो मिलिट्री डिसिप्लिन है जो यहाँ पे इसमें गिवन है, वो सोल्जर्स को क्या टीच करता है, टू डू एंड डाई, टू ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर्स, मतलब क्या टीच करता है ये तो गिवन है, लेकिन इसमें से एक नॉट ट्रू निकालना है आपको। टू एक्ट टैक्टफुली इन द बैटल फील्ड सॉरी, एंड नॉट टू आस्क एनी क्वेश्चन। देखो यहाँ पे तो उसने बोला ही था कि देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज नॉट टू मेक रिप्लाई, ठीक है, दैट मीन्स क्वेश्चन नहीं पूछने हैं, तो ये तो सही है, हमें नॉट ट्रू बताना है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, गलत हो गया, फोर्थ इज नॉट द आंसर, राइट। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं अपने इजीनेस के लिए, इसको एलिमिनेशन से करेंगे। फिर उसके बाद क्या है, टू डू एंड डाई, वो भी हमें यहाँ पे गिवन है, देयर्स बट टू डू एंड डाई, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। नॉट ट्रू बताना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस चीज को प्लीज याद रखें, नॉट ट्रू बताना है आपको। टू ओबे देयर कमांडर्स ऑर्डर, देखो ओबे तो करना ही है अपने कमांडर के ऑर्डर को, उसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। और जो हमारे पास ऑप्शन बचा है दैट इज टू एक्ट टैक्टफुली इन दी बैटल फील्ड, ये सही आंसर है बिल्कुल। अब देखो क्योंकि यहाँ पर जो टैक्टफुली है, टैक्टफुली का मतलब होता है कि कुछ स्किल और सेंसिटिविटी के साथ जब आप दूसरों के इश्यूज या दूसरों के साथ डील करते हो, लेकिन जो ये सिचुएशन है वॉर टाइप की, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ सोचोगे या नहीं सोचोगे, क्योंकि यहाँ लिखा है देखो, there is not to make a reply, there is not a reason why someone had blundered। तो इन सारी लाइन से तो ये लगता है कि कुछ सोचने समझने की तो टाइम नहीं है, यू हैव टू जस्ट गो, वैसे वाला कि गन्स को चार्ज कर लो एंड ऑल दैट, तो इसीलिए आंसर होगा जी आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो इजी था, अगर आपको टैक्टफुली का मतलब थोड़ा सा पता होता तो इट वुड हैव बीन रियली इजी फॉर यू, राइट। ओके, अगला देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स डज नॉट अप्लाई टू सोल्जर्स, अगेन नॉट इज इंपॉर्टेंट वर्ड हियर, डज नॉट अप्लाई है जी, भूलना नहीं है इस वाले वर्ड को। करेजियस, डिसिप्लिन, पेट्रियोटिक या इम्प्रैक्टिकल, देखो अब सोल्जर्स करेजियस तो है ही है, ठीक है, एंड डिसिप्लिन भी होते हैं, पेट्रियोटिक भी होते हैं, ओनली आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, इम्प्रैक्टिकल। All right, next question. Name the figure of the speech used in the Valley of Death. तो ये जो आपके पास फ्रेज है या वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसका आपको क्या बताना है, फिगर ऑफ स्पीच बताना है। देखो वेरी वेरी सिंपल, जैसे वो यहाँ पे कह ही रहा है आपको, ऑल इन दी वैली ऑफ डेथ, कि मतलब वो डायरेक्टली ही जो है डेथ को एक वैली की तरह बोल रहा है, सो दैट इज अ मेटाफर, ठीक है, क्योंकि वो डायरेक्टली उसको एक प्लेस की तरह बोल रहा है, ठीक है, रेफरिंग टू द प्लेस एज द वैली ऑफ डेथ। तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए, सिमिली तो नहीं है क्योंकि उसने लाइक या समथिंग कुछ नहीं बोला, लाइक या एज सीधा बोला है उसने, तो इस वजह से आपका जो है प्लेस को ही उसने वैली ऑफ डेथ कह दिया है, एंड दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1, मेटाफर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द एक्सप्रेशन टू डू एंड डाई, बहुत ही आसान, आपको पता लग ही रहा है यहाँ पे कि जो डी वर्ड है उसकी जो साउंड है वो रिपीट हो रही है, एंड द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स इज एलिट्रेशन, ठीक है जी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज एलिट्रेशन।
इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट द सोल्जर्स आर। अब वो ये पूछ रहा है कि जो फर्स्ट स्टैंजा है दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक है आपका फर्स्ट स्टैंजा। तो यहाँ से वो पूछ रहा है कि जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। टॉकिंग टू ईच अदर अबाउट द प्रॉब्लम्स, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वेटिंग फॉर देयर कमांडर्स ऑर्डर, थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट ऑफ द वॉर, नो इसमें कोई रिजल्ट की बात नहीं हुई है। देन सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमी टेरिटरी। हाँ जी, क्या होना चाहिए आंसर सोचें। सिंपल, देखो यहाँ पर रोड द 600, तो मतलब दे आर सीन राइडिंग फास्ट टू द एनिमीज टेरिटरी, दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4। ओके, तो अभी आपका जो इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 1 था दैट इज ओवर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2। ठीक है, जिन्होंने इंग्लिश एज अ लैंग्वेज 2 ऑप्ट किया था उसके जो क्वेश्चंस हैं वो ये हैं दिसंबर 2019 सीटेट पेपर 1 के। तो ये फिर से एक पैराग्राफ है आपके पास, ठीक है, और ये पैराग्राफ अगेन मैंने पूरा एक जगह पे आपके रेफरेंस के लिए दिया है सो दैट यू कैन प्रैक्टिस ऑल्सो लेटर ऑन, राइट। एंड अभी वैसे ही क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे जैसे पिछले करे हैं, ठीक है। चलो फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। ऑल राइट गाइज, तो जो नया पैसेज है ये हमारा अगले पेपर का, आई मीन लैंग्वेज पार्ट 2 का, तो इसमें देखते हैं अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ठीक है। ओके, विच मेथड्स डू अथॉरिटीज डू नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। ठीक है, सप्रेस मतलब कि दबाना लोगों को। तो ये कुछ मेथड्स दिए हुए हैं जैसे कि इंक्विजिशन, एक्स कम्युनिकेशन, परजुएशन या टॉर्चर्स। तो उन्होंने बोला है कि जो मेथड्स हैं इसमें से कौन से यूज नहीं सॉरी कौन से यूज नहीं करती अथॉरिटीज। तो देखते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर क्या लिखा है। मुझे कुछ कुछ ऐसे स्किम एंड स्कैन वाली रीडिंग करके मतलब नजर दौड़ा के यहाँ दिख गया इंक्विजिशन। देखो, नॉट ओनली पॉलिटिकल पार्टीज बट रिलीजियस थ्रू इंक्विजिशन बाय एक्सकम्युनिकेशन, टॉर्चर्स एंड बैनिशमेंट्स एंड टोटल डिनायल ऑफ मैन सर्च फॉर फ्रीडम। तो अब यहाँ पर हमें ये सारे दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लेकिन इफ यू कैन सी कहीं पे भी हमें एक नहीं दिया हुआ, दैट इज परजुएशन। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। अब आप एक बार यहाँ पे एक वर्ड है बैनिशमेंट्स। बैनिशमेंट्स का मतलब होता है एक तरीके से कि अबैंडन करना, ठीक है, तो अवॉइड करना वैसे वाला कि बैनिश कर दिया, तो दैट इज बैनिशमेंट। एंड देयरफॉर आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। परजुएशन जो है वो यूज नहीं करते हैं लोगों को सप्रेस करने के लिए। परजुएशन करना होता है एक तरीके से फोर्स करना, मतलब एक ही चीज के माइंड में आप कह सकते हो फिलिंग करना, दैट इज परजुएशन। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइट। ओके, नेक्स्ट क्या है। रिएक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू। ठीक है, कि प्रॉम्प्ट करता है वो लोगों को नॉट टू। देखते हैं क्या ऑप्शंस हैं। जॉइन अदर रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, फॉलो सम गुरु एंड जॉइन सम कल्ट। तो जो इसका आंसर है वो आपको मिलेगा जी पैराग्राफ नंबर 3 में, ठीक है। पैराग्राफ 3 के अंदर इसका सोर्स है, आइए पढ़ते हैं यहाँ से। हाँ जी, द religious reaction against established organizations of belief is to revolt either by joining other religious organizations or by following some guru or leader or by joining some cult। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि ये सब वो चीजें अडॉप्ट करते हैं और लास्ट में क्या लिखा है, और वन डिनाइज द होल रिलीजियस एंडेवर, कि मतलब या तो वो ये सारी चीजें करते हैं या फिर वो ओवरऑल मतलब रिलीजन को ही गिव अप कर देते हैं। तो इसका मतलब कि जो फर्स्ट है ये भी नहीं होगा, ठीक है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो ज्वाइन करते हैं, उन्होंने बोला है यहाँ पे, ये देखो। उसके बाद आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। फॉलो सम गुरु ये भी दिया हुआ है एंड ज्वाइन सम कल्ट ये भी दिया हुआ है। ये सारी चीजें वो करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि वो क्या नहीं करते, मतलब क्या प्रॉम्प्ट नहीं करते लोगों को टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन। और एट द एंड उन्होंने यहाँ पे ये लिखा था कि वो ऑल टुगेदर रिलीजन ही गिव अप कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कि वो नया जो रिलीजन है उसको स्टार्ट करने के लिए किसी को भी प्रॉम्प्ट जो है नहीं करते।
आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फिर। हाँ जी, रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू ऑथर इज, अब यहाँ पे जो की वर्ड है आपका वो है जी रियल फ्रीडम। तो वो कह रहे हैं जो रियल फ्रीडम है ऑथर के अकॉर्डिंग वो क्या है। तो इसका जो आपको आंसर है वो मिलेगा पैराग्राफ नंबर 5 में। ठीक है, तो पैरा 5 में जाएंगे और देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सिंपल तरीके से, इनर फ्रीडम इज समथिंग entirely different. It has its roots not in the idea of freedom but in the reality of freedom. ठीक है, एंड विदाउट इनर फ्रीडम लाइफ विल ऑलवेज बी एन एक्टिविटी विद इन द लिमिटेड सर्कल ऑफ टाइम एंड कॉन्फ्लिक्ट। ये देखो यहाँ पे गिवन है। तो वो ये कह रहा है कि जो आपकी रियल फ्रीडम होती है वो इनर फ्रीडम होती है, क्योंकि उसके बिना जो लाइफ है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगी टाइम और कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर ही। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इनर फ्रीडम, ये गिवन है यहाँ पे। राइट, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट पे देखते हैं क्या है। ओके, अगला क्या है हमारे पास, आइए पढ़ें। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब इसमें आपको 2 सेंटेंसेस गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट इन ऑल कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इंडिविजुअल फ्रीडम है वो एग्जिस्ट नहीं करती सारे के सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज में एट ऑल। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड जो है उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि एट ऑल, ये काफी एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है यहाँ पे कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती एट ऑल। ठीक है, नंबर 2 क्या है, पहले चलो इसी को ढूंढ लेते हैं। ये आपको मिलेगा आंसर इसका पैराग्राफ नंबर 1 में। तो लेट अस सी फर्स्ट पैराग्राफ। यहाँ पे देखो 1 2 3 4th 5th लाइन में है पैराग्राफ नंबर 1 में, इंडिविजुअल फ्रीडम इन द कैपिटलिस्ट कंट्रीज इंडिविजुअल फ्रीडम एग्जिस्ट टू सम डिग्री। तो वो कह रहे हैं कि कुछ डिग्री में तो एग्जिस्ट करती है। दैट मीन्स जो आपका ए है वो फॉल्स हो गया कंप्लीटली, क्योंकि यहाँ लिखा है एट ऑल कि बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, और पैसेज कह रहे हैं कि कुछ हद तक एग्जिस्ट करती है। ठीक है, सो दैट मीन्स कि आपका जो अब ऑप्शन हमारे पास बचा है या तो वो 1 होगा, ठीक है, 2 तो होगा ही नहीं क्योंकि ए है फॉल्स, या फिर होगा 4। इस तरीके से आपके जो 2 ऑप्शंस हैं दैट इज सेकेंड और थर्ड, वो क्या हो गए कंप्लीटली, वो हो गए जी कंप्लीटली आपके एलिमिनेट। राइट, तो इनको क्रॉस ही कर देते हैं। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन लेट अस क्रॉस देम। अब 1 और 4 में से आपको बताना है क्या आंसर है, उसके लिए हमें 2 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। तो अब कम्युनिस्ट कंट्रीज की बात करते हैं, आगे क्या लिखा है देखते हैं। एंड इन कम्युनिस्ट वर्ल्ड इट हैज बीन डिनाइड। वो कह रहे हैं कि डिनाई होती है तो मतलब नहीं होती है, दैट मीन्स बी इज करेक्ट। ठीक है, तो बी करेक्ट है और ए हमारा क्या है, फॉल्स है। सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 that you can see here। ठीक है, तो जो आपका ये वाला भी गलत हो गया, 4th पार्ट भी। करेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो है, आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए इज फॉल्स एंड बी इज ट्रू। All right, next question. Which word is the most similar in the meaning to the word endeavors as under the passage in para 1? तो para 1 में यहाँ पर आपको एक word दिया हुआ है endeavors, और क्या लाइन है, This has been the pattern of man's endeavors for freedom throughout history। तो आप इसका आपको इसका similar word बताना है, that means आपको इसका synonym बताना है। Right, trying to write it, yeah। So you have to basically tell the synonym for this। और ऑप्शंस क्या हैं, मूवमेंट्स, अटेम्प्ट्स, एक्शंस या चैलेंजेस। देखो endeavors का जो सिनोनिम है वो है जी अटेम्प्ट्स, कि मतलब आप मैंस ट्राई है, एक अटेम्प्ट है। ठीक है, सो दैट इज वाई आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। दिस हैज बीन द पैटर्न ऑफ मैंस एंडेवर्स, मतलब मैन की कोशिश, एक तरीके से उसने ट्राई किया है। सो इसीलिए इसका आंसर होगा जी आपका अटेम्प्ट्स। इट्स इन ऑप्शन नंबर 2। राइट, all right, next question. Which word is the most opposite? Important word here is opposite in the meaning to the word shun as used in the passage। Word क्या है आपके पास यहाँ पे, shun दिया हुआ है आपको word। Wait, let me use a lighter color।
हाँ जी, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड गिवन है आपके पास दैट इज शन। शन का जो बेसिकली मतलब होता है दैट इज टू अवॉइड, ठीक है, या रिस्ट्रिक्ट करना या अवॉइड करना, दैट इज शन। तो उन्होंने बोला है कि इसका आपको ऑपोजिट बताना है, मतलब इसको आपको एंटोनिम बताना है। तो शन का जो ऑपोजिट है, पहले शन एक बार देख लेते हैं कहाँ लिखा है। पैरा 2 के लास्ट में है, ये देखो। द रिएक्शन टू द पॉलिटिक्स इज ऑफन टू शन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, कि मतलब पॉलिटिक्स पे जो रिएक्शन होता है वो अवॉइड करने के लिए होता है, पॉलिटिक्स जैसी फील्ड को। तो यहाँ पे अब हमें अवॉइड का एक तरीके से ऑपोजिट ढूंढना है। प्रेफर तो नहीं होगा, ठीक है। रिहैबिलिटेट का मतलब भी नहीं होता है शन। Rejoice is something related with happiness and all. So your answer is option number 3, that is welcome, ठीक है। तो शन होता है जैसे अवॉइड करना, तो जो अवॉइड का ऑपोजिट है वो आपका क्या बन जाएगा, किसी को वेलकम करते हैं जैसे हम। सो दैट इज अवॉइड। तो आंसर हुआ जी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जी क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या है फिर। पहला है मैन कैन एंजॉय लाइफ ओनली इन एन एनवायरनमेंट ऑफ फ्रीडम, बिल्कुल सही। ये अब हमें वहाँ पे पूरे पैसेज हमने पढ़ लिया और हमें पता लगा कि ये सही है, ऐसा दिया है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, मैन सॉरी मटेरियल प्रोग्रेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट फ्रीडम, ये भी सही है, ये भी गिवन है जी। फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। और लास्ट है आपके पास जो फ्रीडम हेल्प्स मैन इवॉल्व मॉरली एंड स्पिरिचुअली, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो जो इसका आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर 3, कि फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ। अगर नॉट इम्पॉर्टेंट होती तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जो पैसेज है ये पूरा फ्रीडम से रिलेटेड है। तो इस पैसेज का कहीं मतलब नहीं है कि फ्रीडम इम्पॉर्टेंट नहीं है। पैसेज कह रहा है कि फ्रीडम इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो बेसिकली जो ये वाला था ना, इट कुड बी द समरी ऑल्सो। इसको समरी या फिर जस्ट भी कह सकते हो आप इस क्वेश्चन को, जो कि उन्होंने ट्रू फॉल्स की स्टेटमेंट में पूछी हुई है, ठीक है जी। ऑलराइट, ओके तो अब आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट पैसेज, जो मैंने पूरा का पूरा दे दिया है यहाँ पर। एंड इट इज ऑन वाटर, सम हिमालयन माउंटेन्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एज यू कैन सी इकोसिस्टम्स। तो इससे रिलेटेड है ये पैसेज, और पूरा का पूरा यहाँ दे दिया गया है जी आपके रेफरेंस के लिए। इसके बाद अगली वाली स्लाइड में हम ऑब्वियसली क्वेश्चन वाइज चलेंगे, एंड वी विल बी कनेक्टिंग यू टू द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द आंसर इज, राइट। तो चलो फिर देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चंस। ओके जी, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पैसेज का वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशन इन दी पैसेज, ठीक है। अब इसमें देखो मैंने सोर्स दे दिया यहाँ पे पैसेज में से निकाल कर। तो पढ़ते हैं पहला ऑप्शन, हिमालयाज प्रोवाइड अस विद हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स। देखो यहाँ पे पहली लाइन में ही लिखा है द हिमालयन माउंटेन रेंज इज अमंग द हाईएस्ट, यंगेस्ट एंड मोस्ट फ्रेगाइल इकोसिस्टम, ठीक है। फ्रेजाइल, फ्रेगाइल यू कैन कॉल इट एनी वे। तो जो फ्रेजाइल है इसका क्या मतलब होता है, फ्रेजाइल का मतलब होता है कि जो बहुत इजीली डैमेज हो जाए या इजीली टूट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है उन्होंने कि काफी हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम है ये। तो ऑब्वियसली हाईएस्ट है, यंगेस्ट है और वल्नरेबल भी आप कह सकते हो। और पूरे पैसेज में आपसे बात की गई है कि प्रोडक्टिव तो है ही है, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है, तो ये तो नहीं होगा हमारे पास जो आंसर। द हिमालयाज प्रोवाइड वाटर टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल, ये भी हमें क्लियरली दिया हुआ है, ये देखिए। हिमालय सर्व एज अ वाटर टावर्स, आई एम सॉरी, या तो यहाँ पर भी आपके पास गिवन है द हिमालय सर्व एज वाटर टावर्स प्रोवाइडिंग वाटर ऑन सस्टेन बेसिस टू मोर देन 1000 मिलियन पीपल, राइट। तो ये भी गिवन है, उन्होंने बोला है नॉट बीन मेंशन्ड, ठीक है। एंड ऑब्वियसली वो वाटर का एक सोर्स है तो वो इरिगेशन भी कर रहा है, तो ये भी मेंशन्ड है। तो अब हमारे पास जो नहीं है मेंशन दैट इज योर ऑप्शन नंबर 4 विच इज द आंसर एज वेल। द हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ अ टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री से रिलेटेड पैसेज में कोई बात नहीं की गई है। सो इसलिए आपका आंसर है जी ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि हमें यही बताना था कि क्या मेंशन नहीं किया गया है पैसेज में, राइट।
सो फोर्थ है जी इसका आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। अब आपको इसमें से बताना है, चार स्टेटमेंट्स है आपके पास जिसमें से एक फॉल्स होगी और बाकी सारी क्या होंगी, ट्रू होंगी। तो पढ़ते हैं फिर। हिमालयन माउंटेन्स आर अ फ्रेगाइल रिसोर्स, दैट इज ट्रू। फ्रेजाइल है ये, हमने वहां पे पढ़ा अभी फर्स्ट पैराग्राफ में, ठीक है। क्लाइमेट चेंजेस, फर्स्ट पैराग्राफ आई मीन पिछले क्वेश्चन में, climate change has little effect on the Himalayas. Okay, let's see forward. They bring prosperity to large parts of the world. ये भी हमें given है जी बिल्कुल। They have some of the longest glaciers. ये भी हमें given है। तो हमारा जो आंसर है that is option number 2. Climate change has very little effect on Himalayas. और हम कैसे पहुंचे हैं इस आंसर तक, मैं आपको बता देती हूँ। पहले मार्क कर दूं मैं आंसर। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो अब देखो पैराग्राफ 3 में आते हैं हम और पढ़ते हैं। हिमालय सर्व एज वाटर टावर्स प्रोवाइडिंग सो एंड सो, द ग्रीनरी, benevolent climate, highly productive ecosystems, food production and overall happiness in South Asia are in fact attributable to the bounty of Himalayas. Attributable means उनको भी श्रेय जाता है, उनकी भी कंट्रीब्यूशन काइंड ऑफ है। तो इसलिए यहाँ पे क्लाइमेट आपको बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है। सो योर आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, राइट। तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि क्लाइमेट का इफेक्ट होता है हिमालयस पे, ऐसा नहीं है कि क्लाइमेट का और क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट नहीं होता। बेनेवलेंस का मतलब होता है कि पॉजिटिवली, मतलब अच्छा, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयाज इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। देखो, नॉट सो स्पेशल है तो पेरिनियल स्ट्रीम्स हमने देखा कि हैं, रेनफेड रिवर्स भी हैं, वाटरफॉल्स एंड पॉन्ड्स भी हैं। तो जो नहीं है दैट इज योर मिनरल डिपॉजिट्स। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स, राइट। आंसर है जी आपका ऑप्शन नंबर 2। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मोस्ट सिमिलर, मतलब सिनोनिम इन मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। बाउंटी आपके पास गिवन है जी, यहाँ पर अभी पढ़ा भी था हमने, एट्रीब्यूटेबल टू द बाउंटी ऑफ द हिमालयाज। तो इनका जो सिनोनिम है हमें वो बताना है। देखते हैं क्या है, एसेट्स, सिंपैथी, अबंडेंस या जेनरोसिटी। देखो, जो इसमें से निगेट हो जाएंगे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, पहले वो निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। एसेट्स डायरेक्टली निकल जाएगा, ठीक है। सिंपैथी का भी बाउंटी से कोई लेना देना नहीं है। ओनली ऑप्शंस जो कंफ्यूजन हो सकती है दैट कुड बी योर जेनरोसिटी एंड योर अबंडेंस। लेकिन यहाँ पे बाउंटी ऑफ द हिमालयाज यहाँ आप देख रहे हो, तो इसका मतलब है काइंडनेस से रिलेटेड, कि मतलब attributable to the bounty of Himalayas means kind heartedness kind of a thing. So kindness is closely related to the word generosity. So answer is option number 1, ठीक है। Okay, which word is opposite in the meaning to the word benevolent? Benevolent हमने अभी पढ़ा, मैंने आपको बताया था, it is a positive word। तो इसका जो opposite है completely, जो antonym है, that is your option number 1, that is malevolent। तो benevolent अगर positive है, अच्छा है, तो malevolent उसका उल्टा हो गया, उसका मतलब होता है evil type, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। Okay, which part of the speech is underlined word in the following sentence? The area is home to dozens of perennial streams. देखो, perennial का मतलब हमें यहाँ पे बताना है, perennial streams यहाँ पर लिखा है। perennial का जो मतलब होता है वो होता है unending या फिर continuous, कि मतलब लगातार, something which is continuous, right? So that is your perennial। तो अब पेरिनियल का मतलब जो है वो एक तरीके से उन्होंने बताया कि स्ट्रीम्स की क्या है, क्वालिटी है। स्ट्रीम्स यहाँ पर क्या है, अगर हम देखा जाए फिगर ऑफ स्पीच की, अगर हम सॉरी पार्ट ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें, तो स्ट्रीम्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। और ये नाउन की जो क्वालिटी को दर्शा रहा है दैट इज योर एडजेक्टिव। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नाउन यहाँ पे स्ट्रीम्स है, हम रिपीटिंग, और स्ट्रीम्स की जो क्वालिटी डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज किस तरीके की स्ट्रीम्स है, अनएंडिंग है, continuous है, so that is adjective। So answer is option number 3। Okay, in the context of the passage, which of the following is not true?
क्या है हमारे पास स्टेटमेंट, देखो कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये। वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज, अब वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो वाटर है वाई इट शुड बी सेंट्रल इन आर टू आवर थिंकिंग। अब ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ही गिवन है, पैराग्राफ जो है स्टार्ट ही ऐसे होता है, देखो यहाँ पर water is the core of the life, hence water must be central to our spiritual thinking। ठीक है, तो अब देखो spiritual thinking, very important word is here spiritual। So look at option number 3, it is considered holy by most of the religions। तो यहाँ पे clearly लिखा हुआ है कि क्यों core है, क्योंकि it is the central to our spiritual thinking। So it is almost synonym जो यहाँ पे option number 3 में आपको given है, that is होली बाय मोस्ट रिलीजन्स। तो आंसर आपका होगा जो ऑप्शन नंबर 3, राइट। ओके, सो दैट वाज ऑल। We have finished with paper 1 of CTET December 2019 and thank you for watching this video। and जो पेपर 2 है आपका that will be discussed in the next video। ठीक है, इसी तरीके से हम डिस्कस करेंगे उसके क्वेश्चंस भी। तो चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू।